नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रसार विभाग द्वारा विश्व के प्रथम पत्रकार महर्षि नारद मुनि की जयंती गौरव पथ रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर सभा हॉल में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया थे और अध्यक्षता प्रेस क्लब अध्यक्ष दीप शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रेस क्लब महासचिव विशाल ठाकुर, पत्रकार देवेंद्र मिश्रा, अभिषेक पांडे, रंजीत छाबड़ा, कवि गौरी शंकर कश्यप और मुख्य वक्ता अरविंद मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी और जिला प्रसार विभाग प्रमुख नीलेश राजा विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दैनिक हरिभूमि के ब्यूरो चीफ उमेश वशिष्ठ द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के तैलचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर जागरण गीत के साथ किया गया। दुनिया के पहले अग्रज पत्रकार महर्षि नारद मुनि की जयंती पर पत्रकारों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने के लिए पितामह नारद जी से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। सभी का आज महर्षि नारद मुनि जयंती के अवसर पर स्वागत एवं अभिनंदन है। महर्षि नारद मुनि प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में एक संवाददाता के रूप में प्रचलित है। वे में काम कर रहे हैं और कहा जाए तो नारद मुनि हमारे पूजनीय देवता भी हैं। इसलिए हम लोग संघ की ओर से आज नारद मुनि जयंती मनाने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज के अतिथि परिचय है। मुख्य अतिथि हैं आदरणीय दीपक लाखोटिया जी, प्रधान संपादक प्रकट समाचार, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दीप शर्मा जी, ब्यूरो चीफ ऑफ भारत एवं प्रेस क्लब धमतरी के अध्यक्ष। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं हमारे विशाल ठाकुर जी, प्रेस क्लब महासचिव और धमतरी टीवी के डायरेक्टर। साथ में मौजूद है रंजीत छाबड़ा जी, MGTV के पत्रकार, साथ में अपने कार्य में भी लगे हुए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हमारे देवेंद्र मिश्रा जी आज तक के पत्रकार उपस्थित हैं, उनका भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। देवभोग से आए हमारे देवभोग गोरी कलर से पधारे कवि हैं गौरी शंकर कश्यप जी, उनका भी स्वागत है। और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में धमतरी पधारे रायपुर के अरविंद मिश्रा जी हैं, जो पत्रकारिता के विभिन्न आयामों में सक्रिय रहे और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख छपते रहते हैं। उनका परिचय है श्री मिश्रा जी। 1.5 दशक से पत्रकारिता के विभिन्न आयाम टीवी, प्रिंट, डिजिटल, रेडियो में सक्रिय हैं। 2009 में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से MA PG की पढ़ाई करने के पश्चात G24 छत्तीसगढ़ में आर्थिक संवाददाता के रूप में कार्य किया। राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की भूमिका, तो पहली बात तो हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्र की जगह ये देश भी हो सकता था, लेकिन राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की भूमिका यह विषय ही प्रचार विभाग ने क्यों रखा। तो संघ की और संघ की ही न कहें, भारत की जो संस्कृति है, जो उसका वैचारिक अधिष्ठान है, जो उसका आइडियोलॉजी है, जो उसकी पहचान है, वह
भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखती है। उसके ठीक उलट पश्चिम के विपरीत पश्चिम में देश की अवधारणा है, जहां देश को एक राजनीतिक इकाई के रूप में, प्रशासनिक इकाई के रूप में, जनसांख्यिकी के रूप में, डेमोग्राफिकली या फिर प्रशासनिक और तमाम अलग अलग आयामों में वो उसे देश को देखते हैं। लेकिन भारत स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखता है। राष्ट्र और देश में अंतर यह है कि राष्ट्र में उसके जो अलग अलग घटक हैं, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है तो इसका ये सांस्कृतिक, इसके पीछे एक सेतु है जो हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ता है। इसमें मलय पर्वत से लेकर हो सकता है कि महानदी या नर्मदा की नदी होगी, वह सिर्फ एक जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है उस के लिए आस्था का केंद्र नहीं है, वह संपूर्ण भारत के लिए आस्था का केंद्र है। कन्याकुमारी में भी शिव मंगल नामक व्यक्ति या कृष्णानंद नामक व्यक्ति मिलेगा, और धमतरी के किसी एक अंतिम छोर में बैठा के गांव में भी इसी नाम के लोग मिलेंगे, चाहे वो शैव संप्रदाय के हों या वैष्णव संप्रदाय के, किंतु शिव विष्णु उन सभी को जोड़ते हैं। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ हिंदुओं के देवता या हिंदुओं के आराध्य नहीं है, बल्कि इस संपूर्ण जो भारत वर्ष की जितनी संतति है उन सभी को वो जोड़ते हैं, उन सभी को वो मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। तो हम इसलिए हमने हमारे जो वेदों में या हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें हम मंत्र भी पढ़ते हैं कि ओम सच्चिदानंद रूपाय, मतलब जिसकी स्वयं सच्चिदानंद ने पूजा की हो, और महेंद्रो मलय सहयोग देवतात्मा हिमालय, मतलब हिमालय जिसकी पूजा करता हो। तो ऐसी पर्वत, नदियां और तमाम संस्कृति के सेतु हमें जोड़ते हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र के रूप में हैं। अब जब राष्ट्र की स्पष्टता है तो उसके बाद जो राष्ट्र निर्माण में पत्रकारों की भूमिका, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा वर्ग है जो समाज में सबसे अधिक जागरूक माना जाता है और जिसके विषय में जो समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। हम चूंकि देखते हैं रामायण में या हमारे ग्रंथों से हमने देखा कि नारद जी यह काम प्रारंभिक रूप से करते थे। इसके 2-3 उदाहरण हमें सामने आते हैं। जैसे आज देखिए, उस समय जरूर वो जाते थे नारायण 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 करते हुए, और असुरों को के यहाँ भी बाइट लेने जाते थे और देवताओं के यहाँ भी बाइट लेने जाते थे। की बात यह है कि मैं सबसे पहले तमाम नारद पुत्रों को अभिवादन करता हूँ। बचपन में कहीं न कहीं मेरे जेब में भी ये बात आती थी, जैसे डाला जाता था कि कोई इधर से उधर बात करता था या उसको पर बोल रहे चुगली करता था तो उसको नारद मुनि बोला जाता था। ये उस समय फिर अब मेरे को हंसी आती कि कितनी बड़ी मूर्खता उस समय के लोग करते थे कि ब्रह्मांड के पहले पत्रकार के बारे में अगर इस तरह का अपन मानसिकता बनाए तो वो अच्छी बात नहीं है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जिनके छत्र छाया में मैंने पत्रकारिता शुरू की, दीपक भैया के, आज उन्हीं के साथ बैठ के मुझे मंच साझा करने का गौरव मिला है। मैं इसके लिए उमेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकारिता की जहाँ तक बात यह है कि अगर कोई बोले कि पत्रकारिता को एक लाइन में रेखांकित करें तो मैं ये कहूँगा कि संवाद स्थापित करना हमारा काम है, विवाद करना हमारा काम नहीं है। हम जहाँ भी जाएँ संवाद स्थापित करें। और हमारी नज़र कहाँ तक जाती है, आप देखिएगा कि सड़क पे सोने वालों को बिस्तर नहीं मिला, बारिश में छतरी तो मिला लेकिन मकान नहीं मिला। हमारी नज़र वहाँ तक जाती है जो शोषित है, जो पीड़ित हैं। और दुर्भाग्यजनक बात मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि आज अगर हम शोषण के खिलाफ लिखते हैं, शोषण के खिलाफ हम कलम चलाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषित हम ही हैं समाज के अंदर। हमारे ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती। मुझे विडम्बना के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में हमारी सैलरी आधी हो गई। कुछ तो ऐसे पत्रकार थे जो केवल विज्ञापन के भरोसे जिनका घर चलता था, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि, कोई भी समाज सेवी ये पूछने नहीं आया कि पत्रकारों के घर का हाल क्या है। इससे बड़ी विडम्बना मैं और कभी नहीं देखा। इतने साल से मैं भी 25-30 सालों की पत्रकारिता लाइन में, तो पत्रकारिता आज जो है स्थानीय स्तर से उठ के वैश्विक स्तर पे फैलने लगा है। तो अगर उसका कार्य क्षेत्र बड़ा हो रहा है तो उसके साथ साथ चुनौतियाँ भी मुझसे हमारे सामने आ रही है।
पत्रकारिता के मानदंडों को उसके आदर्शों को स्थापित करने की जवाबदारी भी हमारी है। अगर हम इस जवाबदारी को बखूबी नहीं निभाएंगे तो हो सकता है आने वाली पीढ़ी इस लाइन से हटने लगे या पत्रकारिता लाइन को ही ना अपनाए आने वाली पीढ़ी। अगर हमको आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना है तो आज हमको मापदंडों को और आदर्शों को स्थापित करने की ज़रूरत है। आज एक अच्छा अवसर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार विभाग की ओर से हम लोगों को दिया गया है कि हम आपस में एकत्रित हों और जो दूसरों को आईना दिखाने का काम करते हैं, स्वयं अपने आप को एक बार आईना में देखिए कि हम क्या हैं और हम क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं, हम क्या प्रस्तुत करते हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसका आकलन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आदमी लिख तो लेता है बहुत लंबा चौड़ा, 90% लोग अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ते। कोई उनको बताए तब मालूम चलता है कि उसने क्या लिखा है। लिख दिए, कंप्लीट कर दिए, निकल गए। लिखने के बाद उसका जो असर होगा, क्या पड़ेगा, अपने को एक बार जो है स्वयं को जरूर देख लेना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। आज इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई दीप, विशिष्ट अतिथि के रूप में देवेंद्र मिश्रा जी, विशाल ठाकुर जी, पांडे जी, बाहर से विशेष वक्ता के रूप में हमारे बीच में पहुँचे मिश्रा जी और फिर गौरीशंकर कश्यप जी। उमेश वशिष्ठ ने बहुत अच्छा प्रयास किया कि लोगों को एकत्रित कर अपने आप को सबको समझने का एक मौका दिया। नारद जी तो सृष्टि के प्रथम संदेशवाहक रहे, पत्रकार नहीं रहे, संदेशवाहक रहे। लोग कहते आ रहे हैं कि वो प्रथम पत्रकार है, प्रथम पत्रकार है, लेकिन कभी नारद जी पे लिखी गई एक पुस्तक को पूरा पढ़ना, उनको बोला नहीं जाता था कहीं पर कि यहाँ जो चर्चा हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है, ये वहां पर क्या बता, उसमें वो छांट लेते थे कि ये वहां बताने से वहां पर ये अच्छाई हो जाएगी और ये बताना आवश्यक है वहां पर। इसलिए वो जाते थे अपनी भूमिका निभाने के लिए। नारद जी को दूसरे रूप में हम लोग दिनचर्या में बोलते आए हैं, लेकिन वास्तव में वो एक पॉजिटिव संदेशवाहक शुरू से आखिरी तक रहे। उनके जीवन में जितने भी तीनों लोग की बात उनकी कही जाती है, जो कुछ भी उन्होंने बताया, सृष्टि को बचाने के लिए, आपस में विवाद को बचाने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। पत्रकारिता को मैंने 40 वर्ष से देखा है करीब से, और जब तब की पत्रकारिता, बीच की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आता चला गया। और अगर कहेंगे तो स्तर गिरता चला जा रहा है। पहले साहित्यकार और पत्रकार संयुक्त हुआ करते थे, बाद में जाके साहित्यकार अलग हो गए, पत्रकार अलग हो गए। पत्रकारों ने अपनी भूमिका, एक समय थी कि पत्रकार राजतंत्र को राज चलाने के लिए एक अहम भूमिका निभाते आए। बिना उनसे चर्चा किए, बिना उनका मार्गदर्शन लिए राज्य का संचालन नहीं हुआ करता था। ये आदिकाल से चला आ रहा था, लेकिन तब और आज में अंतर आ गया कि किस तरह, किस मार्ग पर लोग तथ्य को नहीं देखते, कथ्य की ओर बढ़ जाते हैं। अगर वास्तविकता को देखते हुए ज्ञान दिया जाए, बताया जाए, मार्ग दिया जाए, तो निश्चित रूप से आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जो अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे। उनके कारण ही आज हमारा सम्मान बचा हुआ है। कखा ग भी नहीं मालूम है, उनका उद्देश्य कुछ और है, और इसका रेशो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं जिनके कारण
पत्रकारिता जीवित है, एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है और वापिस पत्रकारों का जो एक गरिमापूर्ण स्थान खो गया था वो आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि एक माध्यम चाहिए देश के संचालन के लिए, परिवार के संचालन के लिए और सब कोई भी चीज़ के समाज के संचालन के लिए, और वो माध्यम सिर्फ और सिर्फ पत्रकार निभा सकता है। ये किस रूप में अब कब कैसे आएगा नहीं कह सकता, लेकिन निश्चित रूप से आना है, क्योंकि जब तक हम किसी आशा को लेके, किसी विश्वास को लेके, किसी एम को लेके नहीं चलेंगे, सार्थकता नहीं होगा हमारे काम में। एक विश्वास, एक एम रखना पड़ेगा हमको और विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, सफलता मिलेगी। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैंने अपने जीवन में आज तक अपने नाम के आगे पीछे मेरे लेटर में या मैं बात करता हूँ तब पत्रकार शब्द का उपयोग नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और इसका कारण था, नया नया मैं रिपोर्टर बना था देशबंधु का, और अपने कार्ड के आगे दीपक लखोटिया पत्रकार देशबंधु आइडेंटिटी कार्ड बनवा दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। वो कार्ड बाबूजी मायाराम जी सुरजन के टेबल तक पहुंच गया। एक दिन मेरे को बुलवाया उन्होंने और बोले मेरे को, क्यों दीपक तुम पत्रकार हो गए? मैंने नहीं बाबूजी, ये क्या है? उस दिन मेरे को लगा बाबूजी ने एक शब्द कहा था, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी पढ़ता हूँ और लिखने के बाद वापस 2 बार पढ़ता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। तब भी मैं अपने नाम के आगे पत्रकार नहीं लिखता। ये वो दिन था और आज का दिन है, मैंने पत्रकार लिखना छोड़ दिया। इवन देशबंधु मैंने 3 साल रहा, देशबंधु से अपना कार्ड भी नहीं बनवाया था मैंने। तो अपने को जो करना है अपन करते चलो, पहचान अपने आप बन जाएगी। आपको अपना काम करना है, निश्चित रूप से आपका एक स्थान निश्चित है और वो स्थान आपको मिलेगा और आप स्वयं लोगे वो स्थान। अपने काम में बहुत अच्छी बात है, धमतरी में अच्छी टीम है, एकता की थोड़ी कमी है, ये समय नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ मैं। अगर एकता बनाकर रखेंगे, बस अकादों में एकता की आवश्यकता भी होती है, और अगर एकता होगी तो अनेक स्थानों पर पत्रकारों को लाभ मिल रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं मिलता, मिलेगा वो लाभ। पत्रकार कल्याण संघ का मैं पिछले 15 साल से मेंबर हूँ। धमतरी के आज तक 8 से 10 प्रकरण आए, जिसमें जो भी आए उनमें उनको राशि मिली, लेकिन अनेक लोगों के यहाँ वो बात होती है, वो घटना घटती है, उनको आवश्यकता रहती है, वो आवेदन क्यों नहीं देते? और जगह से, भिलाई से, दुर्ग से, बिलासपुर से और रायपुर के तो भरमार रहते हैं, राजनांदगांव के हर मीटिंग में आते हैं, हमारे यहाँ से आते हैं। हमको जो अधिकार है, हमको शासन ने जो अधिकार दिया है या जो हमें मिलना चाहिए, उस ओर हमारे को मालूम होना चाहिए हमको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज मिल सकता है। अजीत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान है लेकिन उस ओर जा नहीं रहे हम। जाएंगे तो अधिकार मिलेगा, वो सम्मान भी मिलेगा, जिसके हम पात्र हैं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा। आज सबसे ज़्यादा शोषित जो हो रहे हैं वास्तव में पत्रकार जगत हो रहा है, और उनका पूछने पर रखने वाला कोई नहीं है। और उसका कारण मैं बड़े लेवल में भी बोलता हूँ कि संगठन नहीं है, तो सरकार जैसे हाँकती है हाँकना पड़ जाता है, और उसका असर पड़ता है नीचे के पत्रकारों को। जो मिलता है उसी में से दिया जाता है, तो नहीं दे पा रहे हैं। तो एकता आवश्यक है, नीचे भी ऊपर भी। अगर वो रहेगा तो हमको मिलेगा, और अधिकार मांगना पड़ेगा, बिना मांगे कोई अधिकार नहीं देता। माँ जब बिना मांगे दूध नहीं पिलाती
तो हमको कहाँ से अधिकार मिल जाएगा? तो अपने अधिकारों को है, असीमित अधिकार है, हमको मिलना है, लेकिन लेना है, लिया जा सकता है। और आज का जो आयोजन रहा, मैं उस संस्था को भाई उमेश को, सबको बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से एक अच्छा आयोजन हुआ है और अच्छी संख्या में लोग उपस्थित भी हैं। ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए। ये मेरा दुर्भाग्य होता कि अगर मैं नहीं आता आज। मेरा अस्थि में दूसरा भूमि की वंदना कर, बोलो भारत माता की, भारत माता की। उसके बाद दूसरा नारा लगाऊंगा, भारत माता की जय। पहला नारा था भारत माता की जय और दूसरा नारा भी था भारत माता की जय। हमको इस दोनों में अंतर स्थापित करते हुए आगे का राह प्रशस्त करना है। हमको इस भाव लाना है अपने मन में कि हम सुबह अगर घर से निकलते हैं, एक ऐसा समाज जो पूरे विश्व में सबसे छोटा समाज के रूप में जाना जा सकता है, सबसे शिक्षित समाज के रूप में जाना जा सकता है, जिन्होंने सृष्टि को गढ़ने का काम भी किया, जिन्होंने समाज को जागृत करने का भी काम किया, जिसको संविधान के चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है, ऐसे समाज के लिए एक बार जोरदार तालियां। कहीं ना कहीं हम घर से निकलते हैं, एक कलम लेके, एक डायरी लेके निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में भाव होता है कि घर से निकल रहा हूं, कहीं ना कहीं कोई दोस्त तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दुश्मन बनेगा। अरे समाज में बहुत लोग काम करते हैं सैलरी के लिए, बहुत लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, सेवा कर रहे हैं, वो बात अलग है। पर एक ऐसा समाज जो निस्वार्थ भाव से घर से, उसको कोई सैलरी नहीं, उसको किसी प्रकार से आय का कारण नहीं, परंतु मन में एक भाव, ये भाव भी रहता है कि आज घर से निकल रहा हूं तो कोई ना कोई दुश्मन बनेगा। हम जो घर से निकलते हैं तो ये भाव रहता है कोई ना किसी न किसी के विषय में गलत छाप सकते हैं, किसी न किसी के विषय में सही छाप सकते हैं, मन में ये भाव रहता है। फिर भी एक उत्साह के साथ, एक हौसले के साथ जब हम घर से निकलते हैं तो हम भारत माता की जय नहीं, भारत माता की जय करते निकलते हैं। ये भाव है हमारे अंदर। तब एक पंक्ति कहता चाहता हूं कि दिल की जरूरत जहान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। हमारी तमन्ना है कि सलामत रहे आप सभी पत्रकार बंधु, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत है इंसान। जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे, मन में एक भाव था, एक साहित्यकार होने के नाते एक छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान में रखना मेरा जिम्मेदारी होता है। जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे तो शायद एक दीपक था, माफ करना भाई साहब, एक दीपक था जो किसी दीपक का इंतजार कर रहा था। कितना सुंदर भाव आए बड़े भैया दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किए। इतना सुंदर कार्यक्रम, इसलिए जोरदार तालियां। एक सुंदर भाव, क्या कारण बड़े भैया कह रहे थे। एक नारद मुनि कहीं भी जाते, असुरों के पास भी जाते थे और भगवान के पास भी जाते थे, देवों के पास भी जाते थे, लेकिन उनके मुख में हमेशा नारायण 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 रहता था। अगर असुरों के पास भी जाके वो नारायण कहने की क्षमता, और उनके बीच में भी सम्मान पा के आने की क्षमता, कैसा विद्वत होंगे। ठीक है, भगवान के पास जाके नारायण, उन्होंने अपने साथ कभी समझौता नहीं किया, इसलिए आज समाज में पूजे जाते हैं। इसलिए नारद मुनि की ऐसे भाव के साथ हमको चलने की आवश्यकता है। आज समाज में अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से षड्यंत्रकारी की तरह, षड्यंत्र की तरह हम सबको तोड़ने के लिए, हम सबको अलग अलग प्रकार से तोड़ने के लिए अनेक प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमको समझना होगा। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है बड़े भैया। जब श्री गुरु जी एक स्थान पे मलयालम प्रदेश पे गए, एक जगह उनको बौद्धिक देना था, वो साहेब बाजू में बैठे थे, एक बौद्धिक देने वाले बड़े भैया बौद्धिक दे रहे थे। एक सुंदर सा कहानी सुनाए कि एक नाव में बहुत 20-25 लोग जा रहे थे। बाजू में श्री कृष्ण अर्जुन टहल रहे थे नदी के किनारे, और अचानक से नदी का नाव पलट जाता है और सब के सब वहां पे गिर के मर जाते हैं। अचानक से अर्जुन जी पूछे कृष्ण भगवान से, ऐसा कहानी सुना रहे थे कि कैसे एक साथ इतने लोग की मृत्यु कैसे हो गई। तो कृष्ण जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं पास में एक मिट्टी का लोंदा रहता है, उसको उठाओ कहते हैं, और जैसे उठाते हैं देखते हैं हाथ में पूरा चींटियां होती हैं, और जैसे फेंक देते हैं
सबके सब देखते हैं कितने चींटियां मरी, देखो तो देखते हैं कि 20 से 25 चींटियां मर गई। पुनः प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से, क्यों अर्जुन, क्या तुमको 20 से 25 चींटियां ने काटी? नहीं, 4 से 5 चींटियां ने काटी, परंतु मरे 20 से 25। कुछ कम लोग गलत काम करते हैं, लेकिन उसको भुगतना बहुत सारे लोगों को भी पड़ता है। इस भाव को बताने का कोशिश कर रहे थे वो बौद्धिक देने वाले, लेकिन तुरंत गुरुजी उठते हैं और टोकते हैं, नहीं, हमको इस प्रकार का भाव नहीं बताना समाज को, हमको किस प्रकार का भाव बताना। वो पुनः दूसरा कहानी शुरू करते हैं, बताते हैं कि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बाहर में बिजलियां चमकती रहती है, बहुत सारी बिजली चमकते रहती है, घर के लोग डर जाते हैं कि आसपास बिजली गिर रही है, किसी न किसी का मृत्यु शायद तय है। तब लोगों में आपस में मीटिंग होता है, वो कहते हैं शायद कोई न कोई पापी व्यक्ति इस अंदर में है जिसके कारण हम सब मारे जाएंगे, उस एक एक व्यक्ति को बाहर निकालो। जब एक व्यक्ति जाता बाहर, फिर बिजली चमकती, शायद उसके ऊपर नहीं गिरता तो फिर आ जाता, ऐसे सब व्यक्ति के ऊपर कोई फिर बाहर जाते, फिर अंदर आते, फिर बाहर जाते, फिर अंदर जाते। फिर एक छोटा सा 10 वर्ष का नन्हा बालक वहां डरे डरे से अंतिम में बच जाता है, और वो बचा रहता है तो उसको बोलते हैं शायद यही पाप काम करता है, इसी कारण हम सब मरने वाले हैं, इसको बाहर दे दो तो इसके ऊपर बिजली गिरेगा और ये मर जाएगा। इस भाव के साथ जब उसको बाहर भेज देते हैं तो पूरा बिजली घर में गिर जाती है। वो पूरे लोग इसीलिए जीवित थे कि वो पुण्य का क्या हुआ था, 10 वर्ष का बालक था। हमको इस प्रकार का समाज में जागृत करना है, हमारी भूमिका ऐसी होनी चाहिए, हम पत्रकारिता की भूमिका ऐसी होनी चाहिए, हम समाज में ऐसे भाव के साथ जाएं, ऐसे भाव के साथ काम करें। क्या कारण है, ये भारत देश, हम भारत भूमि, सबसे बड़ी बात तो इस बात पे हमको गर्व करना चाहिए, हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। क्या कारण है कि यह भारतवर्ष में ही प्रभु राम जी का जन्म होता है? क्या कारण है कि द्वारिकाधीश का जन्म इसी भारत भूमि में होता है? क्या कारण है कि इसी भारत भूमि में गौतम बुद्ध जैसे संत जन्म लेते हैं? क्या कारण है कि इसी भारत भूमि में रामतीर्थ परमहंस जन्म लेते हैं? क्या कारण है कि इसी भूमि में रामकृष्ण परमहंस जन्म लेते हैं? क्या कारण है कि इसी भूमि में विवेकानंद जैसे संत जन्म लेते हैं? भाई, ये देश, यह भारत पुण्य भूमि, एक कविता के साथ कहने की कोशिश करता हूं, क्या कारण है यह भारत भूमि कि मुझे एक कविता याद आती है, हृदय का वेग रुक जाए तो स्वतंत्र प्राण होता है। क्या कारण है कि इस भारत भूमि में उनका जन्म होता है? गौर फरमाना कि हृदय का वेग रुक जाए तो स्वतंत्र प्राण होता है। जब ज्ञान से प्रकाशित संपूर्ण ब्रह्मांड होता है और बुराई जीतने लगती है जब अच्छी ताकत से, तब जन्म विवेकानंद सा संतान होता है, तब जन्म विवेकानंद सा संतान। घटना हुई है वो ये है कि दैनिक हरिभूमि के फ्रंट पेज में कल एक समाचार छपा है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान का मीडिया बिकाऊ है और ब्लैकमेलर है, जिसकी निंदा मैंने श्रमजीवी पत्रकार संघ के माध्यम से सबसे पहले की, उसके बाद धमतरी की पूरी विधायक ने की, लेकिन अभी तक पत्रकारों के एक संगठन के रूप में या प्रतिनिधियों के रूप में कोई निंदा प्रस्ताव नहीं आया है। तो क्या माने कि हरिभूमि में जो समाचार छपा है वो झूठ है, गलत है? अगर आप उसे सही मानते हैं और निंदा करते हैं तो कम से कम हाथ उठा के समर्थन कीजिए कि राहुल गांधी ने एक साक्षात्कार में ये कहा है कि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो बिकाऊ है, ब्लैकमेलर है, उसकी निंदा करते हैं। निंदा करते हैं तो हाथ उठा के समर्थन कीजिए। ये भावनाएं हैं, ये जो विचार है, ये भावनाएं, ये विचार अब तक अभिव्यक्त क्यों नहीं हुए? जैसा कि पांडे जी ने कहा कि सब ये सोचते हैं कि मेरे से आगे ये न बढ़ जाए, मेरे से आगे ये न बढ़ जाए। तो इस तरह से एक दूसरे की टांग पकड़ की जो भावना है, उससे जब तक हम लोग मुक्त नहीं होंगे तो पत्रकारिता का भविष्य जो संदिग्ध था, है और रहेगा। अंग्रेजों काल में, अंग्रेजों के समय जो पत्रकारों की भूमिका थी वो अलग थी, बदलते 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 अब इस दौर में आ गई है सोशल मीडिया की युग में। ये एक बड़ा परिवर्तन है और हर परिवर्तन एक चैलेंज और चुनौती लेके आता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन चुनौतियों को भी हम सब पार करेंगे, यहाँ लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे, देखिए जरूर पार कर लेंगे, क्योंकि हमको प्रमुख वक्ताओं को सुनना है। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उपस्थित कार्यक्रम के विशिष्ट मुख्य अतिथि सम्माननीय दीपक लाखोटिया जी, अध्यक्षता कर रहे दीप शर्मा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में मौजूद सभी गणमान्य पत्रकार, उपस्थित सभी साथियों,
सबसे पहले तो मैं आरएसएस के इस प्रचार विंग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लगातार वो इसी बहाने नारद मुनि की जयंती के बहाने पत्रकारों को यथोचित सम्मान देते हैं और मिलने का एक अवसर देते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने आज की जयंती के संदर्भ में प्रकाश डाला, बहुत अच्छी बातें बताया उन्होंने। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पहले की पत्रकारिता या नारद जी की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में बहुत अंतर आ गया है। लोगों की सोच में, नज़रिए में, पत्रकारों के लेखनी में, उनके भाव में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। एक वक्त था जब पत्रकार के सभी बातों को आम जनता जो है, मतदाता है, जो पाठक है, वो एक सच्ची लेखनी के रूप में स्वीकार करते थे। आज की तारीख में पत्रकारों के बीच में एक दुविधा है कि जब वो पक्ष में लिखते हैं तो लोगों का कहना ये हो जाता है कि कहीं न कहीं ये ऑर्गेनाइज है, और जब विपक्ष में लिखते हैं तो कहीं न कहीं ये बोला जाता है कि ये दुराग्रह से लिख रहा है। तो आज पत्रकार लिखे क्या, ये सबसे बड़ी बात हो गई है। और लोगों का नज़रिया, जैसे कि दीप शर्मा जी ने बताया, मैं भी आपको एक उदाहरण बता दूं कि सम्माननीय ध्रुवधर दीवान जी और दाऊद खां रामायणी जी में बहुत गहरी दोस्ती थी, आप सभी जानते हैं। ध्रुवधर दीवान जी ने अपने घर का रंग रोगन कराया दिवाली के समय में, और उसको देखने के लिए दाऊद खां रामायणी जी आया और उन्होंने टिप्पणी की, आपत्ति जताया कि कैसे यार ध्रुवधर ये टेहरा रंग में कार रंगवा दे घर ला। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि टेहरा रंग में कैसे रंगवा दिया, मैं तो सफ़ेद रंग चूना पोतो आया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी, टेहरा रंग नहीं है, सफ़ेद चूना है। तो फिर बोले वाह, तो ते बोला अंधा समझता था यार, टेहरा रंग लेते या सफ़ेद चूना कहा था। तो बाद में ध्रुवधर दीवान को एहसास हुआ कि दाऊद खां रामायणी जो चश्मा पहने हुए थे वो टेहरा रंग का था, इसलिए उनको जो भी दिखता था वो टेहरा रंग में ही दिखता था। तो वैसे ही आज जो पाठक हो गया है, जो जिस भाव से, जिस नज़रिए से पत्रकारों को देखना चाहता है, वो उसी मानसिकता के तहत एक विचार बनाता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि संक्षिप्त उद्बोधन की बात कही गई है और हम सब सुनने के लिए लालायित हैं। दीपक भैया को, दीपक लाखोटिया जी को, हमारे अग्रज मार्गदर्शक को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस टाइप के आयोजन भविष्य में भी होते रहे और जो दूसरी संस्थाएँ हैं वो भी इस टाइप का आयोजन करें। पत्रकारों को सिर्फ राजनीतिक आयोजन या संगठनात्मक आयोजन में नहीं, इस टाइप के पत्रकारों के भी आयोजन में खुद शरीक हों। धन्यवाद, जय हिंद। कल कोई आयोजन होता है तो वहाँ उपस्थिति को देखकर उसके महत्व को आकलन होता है, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति को न सही जो आयोजक हैं उनको बधाई देते हुए, आरएसएस की प्रचार शाखा को बधाई देते हुए, उनके इस प्रयास की गंभीरता और गहराई को अगर आप समझेंगे बैठकर तो ये आपको बीज की तरह नजर आएगा जिसमें पूरे वृक्ष की संभावना, पूरे जंगल की संभावना छुपी होती है। ये एक प्रयास मैं उसको मानता हूँ, उसकी शुरुआत उसको मानता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री दीपक लाखोटिया जी, हमारे बीच रायपुर से पधारे मुख्य वक्ता सम्माननीय श्री अरविंद मिश्रा जी, दीप शर्मा जी, देवेंद्र मिश्रा जी, विशाल ठाकुर जी, गौरीशंकर कश्यप जी, रंजीत छाबड़ा जी एवं उपस्थित यहाँ सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, स्वयंसेवक बंधुओं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचार विभाग द्वारा, प्रचार विभाग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आयाम है, तो इसके द्वारा प्रतिवर्ष नारद जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और नारद जयंती इसलिए कि माना जाता है कि हमारे ऋषि नारद मुनि जी ब्रह्मांड के प्रथम संवाददाता उनको माना जाता है, तो इसलिए उनका हम प्रतिवर्ष की जयंती हम यहाँ पर आयोजित करते हैं। लेकिन इस समय जो कार्यक्रम जो हमने बनाया है वो हमारे उमेश वशिष्ठ जी के द्वारा मिल करके इसे एक कार्यशाला का रूप दिया गया। तो कार्यशाला में सीखने का होता है, तो सीखने का आप सभी अनुभवी पत्रकार लोग हैं, हम आपको क्या सिखाएंगे, हम आप यहाँ सामने बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, इसका ये अर्थ ये नहीं है कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं। ये एक कार्यक्रम की, एक संस्था की एक यह व्यवस्था होती है और व्यवस्था के तहत ये सब मर्यादा ये हमें रखनी होती है। यहाँ पर कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ यहाँ जो बैठे हुए वरिष्ठ जन उनके अनुभव से
आपको जानकारी आप तक पहुंचेगी। यही हमारा एक मुख्य उद्देश्य था इस समय का थोड़ा अलग हट के मनाने का। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे स्वयंसेवकों को नारद मुनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और नारद मुनि जी के बारे में तो सब जग विख्यात ही है कि उस समय तो जहाँ भी जाते तो कहते हैं कि वहाँ बवाल खड़ा हो जाता था उनके संदेश से। तो आज भी पत्रकार बंधु से अछूते नहीं हैं, वो जहाँ भी जो इस विषय को लेकर के जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा भूचाल तो आ ही जाता है। तो पहले भी उन पर आरोप लगाए जाते थे, आज भी पत्रकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। तो आप सभी को पुनः नमन। आप सभी हमारे नारद मुनि हैं, आप सभी को नमन। और नारद जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।